नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें जुलाई से सितंबर वाली जो हमारी मैगजीन है, यानी कि उसमें आपके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। तो दोनों को कंबाइन करते हुए हमने दोनों के 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इन दोनों में क्या क्या था? पहले चैप्टर में दोनों में था योजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम, अभियान, और दूसरे में था रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित व्यक्तित्व या चर्चित स्थल वगैरह। तो दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए। अब जो थर्ड मैगजीन है उसका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें है प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियां। प्रमुख व्यक्तित्व, साथ ही साथ नियुक्तियां, कहाँ कौन क्या बना। तो ये सारी चीज़ें आज हम शुरू कर रहे हैं। कौन सी मैगजीन से? थर्ड वाली मैगजीन का। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जगदीप धनखड़ देश के 16वें उपराष्ट्रपति यानी कि 14वें व्यक्ति बने। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? यहाँ आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। 16वें उपराष्ट्रपति, ये बात समझ में आती है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने वाले ये 14वें व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। तो वो थे, सबसे पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके 2 कार्यकाल रहे, 2 बार बने, तो व्यक्ति तो ये एक ही दिन गिने जाएंगे, लेकिन कार्यकाल इनका 2 बार रहा। और दूसरे थे हामिद अंसारी। इनके भी 2 कार्यकाल रहे, तो व्यक्ति एक ही गिने जाएंगे। इस तरह से जो जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति बने हैं, तो वो उपराष्ट्रपति तो 16वें हैं, लेकिन व्यक्ति 14वें हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। अब पूछा गया है, ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन हैं आपके झुंझुनू, अजमेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो इसका उत्तर है झुंझुनू। झुंझुनू का गांव है इनका किठाना। किठाना गांव, वहाँ के ये मूलतः निवासी हैं। झुंझुनू से पहले ये सांसद भी रह चुके हैं। और किशनगढ़ जो अजमेर में है, अजमेर जिले में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये क्या बने? वहाँ से ये एमएलए रह चुके हैं पहले, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। कौन? जगदीप धनखड़। अब जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो राजस्थान के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अगर ये जीते तो इन्होंने किसको हराया? और जिनको इन्होंने हराया है राजस्थान के एग्जाम से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको इन्होंने हराया है उनका नाम क्या है? वो हैं मार्गरेट अल्वा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं, एक तो पूर्व राज्यपाल हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से या जिस दल की तरफ से लड़ी थी वो कौन सा था? यूपीए। यूपीए की फुल फॉर्म क्या है वो आप बताएं। और जगदीप धनखड़ जिस दल से लड़े थे वो क्या था? मतलब समूह जो अलायंस था वो था एनडीए। यानी कि आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये बीजेपी के प्रत्याशी थे एक तरह से, जबकि बीजेपी में मतलब एनडीए में बीजेपी समेत बहुत सारे दल हैं, प्रमुख दल बीजेपी है। यूपीए जो अलायंस है उसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी है और उसके साथ और सहयोगी दल हैं। इसलिए राजस्थान के एग्जाम से इम्पोर्टेंट इनका नाम इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट जैसी होती है उस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये कांग्रेस के गठबंधन की प्रत्याशी थी मार्गरेट अल्वा। राजस्थान की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, महिला भी है, और कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना वो बनाया था प्रत्याशी, लेकिन ये हार गई। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जीते हैं जगदीप धनखड़, ये भी राजस्थान के हैं, और हारे हैं मार्गरेट अल्वा, वो पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, यूपीए की प्रत्याशी थी। अब आपको छोटी सी चीज़ें जैसे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन चुनावों में भाग ले सकते हैं, ये सामान्य सी जानकारी, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव इस साल हुआ है। ये कब बने? ये अगस्त 2022 में बने, अगस्त 2022, 11 अगस्त। अब 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें ये बने। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित चीज़ें अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, पहले उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में कौन है, राजस्थान से कौन कौन संबंधित हैं। कुछ खास जानकारियाँ जो उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित हैं वो इस बार इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ आपके जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो वो चीज़ें आप साथ के साथ जरूर पढ़ें। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत के, एक होते हैं राजस्थान के यानी कि स्टेट के। तो राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? प्रेम सिंह मेहरा, श्री राम लोभाया, मधुकर गुप्ता या अमर सिंह राठौर। पहली बात तो ये सभी लोग राजस्थान के कभी ना कभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। वर्तमान में कौन है? अभी हैं श्री मधुकर गुप्ता। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे प्रेम सिंह मेहरा। उनसे भी पहले कौन थे? तो उनसे पहले थे श्री राम लोभाया। और सबसे पहले कौन थे, यानी कि पहले कौन थे? तो ये कुल अभी तक 7 ही बने, ये शायद 7वें हैं मधुकर गुप्ता। तो 6-7 नाम है, आप याद भी रख सकते हैं। अब चूंकि इनमें कोई महिला नहीं है, महिला अगर होती कोई राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता उनका नाम। अब यहाँ सारे पुरुष ही हैं, ये जरूर याद रखना पहला कौन है और वर्तमान कौन है। राम लोभाया का नाम हमने अभी कुछ दिन पहले और पढ़ा था, तब मैंने आपसे पूछा भी था कि इनका संबंध किस चीज़ से है, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था कि नए जिलों के निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उससे संबंधित है। लेकिन और भी 2-3 चीज़ों से संबंध है इनका। एक तो जो सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेहिता के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है, सरकार ने उसको जवाबदेहिता विधेयक लाया जा रहा है, किसके लिए? सरकारी कर्मचारी या जो लोक सेवक हैं उनके लिए। लोक सेवक, कि मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है, विधेयक का पूरा नाम अलग है। तो लोक सेवकों की जवाबदेही के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है 2022। इसको सरकार ने एक सार्वजनिक बहस के लिए अपने एक प्लेटफॉर्म पर रखा है और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट रखी है, तब तक सभी लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इस विधेयक का यानी कि इसका प्रारूप जिन्होंने तैयार किया था वो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी थी। कौन? श्री राम लोभाया। इसलिए इनका नाम यहाँ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 की घटना है। अभी इनका नाम चर्चा में और था, क्यों? क्योंकि RCA जो क्रिकेट अकेडमी है राजस्थान वाली, उसके चुनाव के इनको रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया था, यानी कि वो अधिकारी जो उसके चुनाव संपन्न कराता है, मतलब निर्वाचन अधिकारी RCA के रिटर्निंग ऑफिसर। फिर उन्होंने वहां से अपना त्यागपत्र दे दिया, विदेश इनको जाना था, शायद कुछ पारिवारिक कारण थे, तो वहां से इन्होंने कुछ अपना त्यागपत्र दिया। तो अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में थे। और तीसरा जो आपने सही बताया ही था वो क्या था कि जो नए जिलों के लिए कमेटी बनाई, नए जिलों के निर्माण के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये नए जिलों के निर्माण से संबंधित है, ये हमने जनवरी से मार्च वाली मैगजीन में भी पढ़ा, तो ये उससे भी संबंधित है। इस तरह से श्री राम लोभाया सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विधेयक अभी चर्चा में है। हर दिन सरकार, हम सुजस वाली मैगजीन में भी हर दिन देख रहे हैं। तो इस विधेयक को किसने, किनकी सिफारिशों पर, किस समिति की सिफारिशों पर लाया गया? श्री राम लोभाया। वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। इनसे पहले कौन थे? श्री प्रेम सिंह मेहरा। और सबसे पहले कौन थे? श्री अमर सिंह राठौर। तो ये राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एक स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान कैडर से DG यानी कि डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक रैंक पर पहुंचने वाले पहली महिला IPS अधिकारी जिन्हें हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि ADG, एडिशनल DG पद पर नियुक्त किया गया है, कौन है? गीता सामोता, नीना सिंह, उर्मिला राजौरिया या शैली गर्ग। ये सभी नाम हमने कभी ना कभी पढ़े हैं। इसका उत्तर है नीना सिंह। बाकी गीता सामोता ये भी CISF से ही हैं। CISF में ये कौन है? ये है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI। और ये किस लिए चर्चा में थी? ये पर्वतारोही है, साथ ही इनका एक प्रोजेक्ट है यानी कि नन्ही कली नाम से इनका एक समूह या एक संगठन भी काम करता है जिसमें ये बालिकाओं को शिक्षा दिलाती हैं, बालिका शिक्षा से संबंधित है। और ये क्या है? ये पर्वतारोही भी हैं। अभी जो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को, उसको भी इन्होंने फतेह किया। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। उत्तर इसका नीना सिंह है। उर्मिला राजौरिया ये कौन है? ये IAS ऑफिसर हैं जो राजफेड यानी कि राजस्थान में सरकारी वो संगठन जो कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन से संबंधित है, उसका इनको MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक बनाया गया। क्लियर हुई बात? शैली गर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये किससे, कहाँ से हैं ये? तो ये नसीराबाद। कहाँ है नसीराबाद? अजमेर।
ये फोर्ब्स पत्रिका की एक सूची जारी की गई, फोर्ब्स की, जिसका नाम था 30 अंडर 30 एशिया, यानी एशिया की 30 ऐसी महिलाएं जो 30 साल से कम उम्र की हैं और उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो ये शैली गर्ग उस सूची में शामिल थी। इनका जो व्यापार है अमेरिका में है, कैलिफोर्निया, जहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका मटेरियल इनकी कंपनी बनाती है, तो इसलिए ये चर्चा में थी। नसीराबाद, अजमेर, चारों महिलाएं हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। नाम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे संसद भवन की छत पर लगाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह? अशोक स्तंभ के निर्माण कार्य का निर्देशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो जो हमारा संसद भवन है उसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, उसको सरकार नए तरीके से पूरे एरिया को, आसपास को, जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, इस कंपनी की इस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है, यानी कि और भव्य तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट में जो अशोक स्तंभ है संसद भवन की छत पर लगाया जाएगा, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? नाम आप क्या क्या देख रहे हैं? नरेश कुमावत, अनूप बर्तरिया, लक्ष्मण व्यास और अशोक गौड़। ये चारों ही राजस्थान के हैं और चारों ही वास्तुकार, शिल्पकार, मूर्तिकार ऐसे लोग हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा था, तब आप लोगों ने सही जवाब दिया था। नरेश कुमावत किससे संबंधित है? इन्होंने एक मूर्ति बनाई है जो कहाँ है? नाथ द्वारा, गणेश की टीकरी नाथ द्वारा में, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जिसको नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम। कल वाली क्लास में हमने डिटेल में इसको देख लिया था। सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है दुनिया की कहाँ है? राजसमंद जिले में, नाथ द्वारा में, और 669 फीट यानी कि 112.4 मीटर उसकी ऊंचाई है, जिसके मूर्तिकार थे नरेश कुमावत, और मदन पालीवाल जो मिराज ग्रुप के हैं उनके द्वारा वो प्रतिमा बनवाई गई। अनूप बर्तरिया के बारे में हमने पढ़ी कि एक तो जयपुर में जो राजभवन में संविधान पार्क बन रहा है, यानी कि जहां राज्यपाल रहते हैं वहां एक संविधान पार्क बनवाया जा रहा है, उसके वास्तुकार यही है। साथ ही SMS हॉस्पिटल में एक IPD टावर बन रहा है, तो उसके भी वास्तुकार यही है। एक दिन मैंने IPD और OPD में भी अंतर पूछा था, आप लोगों ने सही जवाब दिया। IPD मतलब वो डिपार्टमेंट जब पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तब उसको IPD कहेंगे, और अगर पेशेंट केवल आता है, अपना चेकअप कराता है और चला जाता है, तो वो OPD वाले डिपार्टमेंट में शामिल होता है। इसका उत्तर है लक्ष्मण व्यास। और चौथे हैं अशोक गौड़, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण व्यास, इन्होंने इस अशोक स्तंभ को डिजाइन किया है, बनाया है। किससे बना हुआ है ये पूरा अशोक स्तंभ? तो ये कांच से, यानी कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है। लक्ष्मण व्यास या बाकी जो चारों लोग हैं कहाँ से हैं? तो नरेश कुमावत हैं पिलानी, झुंझुनू से। अनूप बर्तरिया ये हैं जयपुर से। लक्ष्मण व्यास ये कहाँ से हैं? नौहर। कहाँ है नौहर? हनुमानगढ़। और अशोक गौड़ ये कहाँ से हैं? ये जयपुर से। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया जो कहाँ है? जो देश का पहला GST वाला संग्रहालय गोवा में है, तो वहाँ इनका स्कल्पचर रखा गया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय, इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में नहीं लिखूंगा। राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय जो कहाँ है? गोवा में, वहाँ इनका स्कल्पचर रखा हुआ है, इनके द्वारा बनाया गया। इनका खुद का नहीं, मतलब इनकी कोई मूर्ति नहीं, इनके द्वारा बनाई गई। तो वो स्कल्पचर है जो कि काले पत्थर से बना हुआ है। ये सब हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। ब्लैक मार्बल से, कहाँ का था वो ब्लैक मार्बल? वो था भैंसलाना। कहाँ है भैंसलाना? जयपुर जिले में, कोटपुतली के पास। तो ये चारों ही मूर्तिकार या वास्तुकार लोग हैं। चारों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए। एक तरह से आपके 3 ऑप्शन मैंने रिवाइज भी करा दिए। नरेश कुमावत को समझ दिया, अनूप बर्तरिया जो संविधान पार्क, ये हमने जनवरी वाली मैगजीन में पढ़ा था। अशोक गौड़ भी हमने पढ़े थे तब, अप्रैल से मई वाली मैगजीन में। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज भी एक तरह से हुई आपकी। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन रिचेस्ट वुमन की लिस्ट में शामिल होने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? कनिका टेकरीवाल, शालिनी पाठक, आशा झाझड़िया या रूपा यादव। तो दरअसल ये जो
इंडियन रिचेस्ट वुमन की एक जो लिस्ट जारी की गई उसमें एक 33 वर्षीय महिला भी शामिल है, जो अभी तक इस लिस्ट में सबसे कम उम्र की शामिल महिला है, सबसे कम आयु वाली यंगेस्ट वुमन, जिनका नाम क्या है? कनिका टेकरीवाल। कहाँ से हैं ये? तो इनका जिला है झुंझुनू, तहसील है उदयपुर बाटी और गांव है बड़ा गांव। क्या काम है इनका, मतलब बिजनेस क्या है इनका, कैसे ये इतने अमीर हुई? तो इनका बिजनेस है, इनकी कंपनी है जिसका नाम है जेट सेट गो। ये क्या है कंपनी? ये प्राइवेट जेट या प्राइवेट प्लेन जो है, प्राइवेट जेट जो है, उनको किराए पर एक तरह से देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होंगी देखी होंगी जो प्राइवेट कार वगैरह किराए पर देते हैं, ये प्राइवेट जेट चॉपर, प्राइवेट प्लेन, इन सारी चीज़ों को किराए पर देते हैं। लगभग 400 साढ़े 400 करोड़, ऐसा कुछ 420 करोड़ के आसपास इनकी कंपनी का टर्नओवर है। क्या नाम है? कनिका टेकरीवाल। क्लियर? तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ जहाँ महिला कुछ है तो वो नाम अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबसे कम आयु की 33 वर्षीय महिला इस लिस्ट में शामिल होने वाली झुंझुनू, उदयपुर बाटी, बड़ा गांव और जेट सेट गो कंपनी का नाम। एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र अवाना, जिन्हें हाल ही में ICAR द्वारा, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? सारी जानकारी क्वेश्चन में दे दी गई है, केवल जिला पूछा गया है, यानी कि जो टफ चीज़ है वो सारी दे दी गई है, आपसे केवल जिला पूछा गया है कि सुरेंद्र अवाना, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा मिला इनको? तो जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार। कौन से वाला? 2021 वाला। और ये मिला कब इनको? तो पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको 16 जुलाई 2022 को। इस दिन क्यों दिया गया? क्योंकि इस दिन ICAR का होता है स्थापना दिवस 16 जुलाई को। तो इस बार ये कौन सा स्थापना दिवस था? ये 94th यानी कि 94वां स्थापना दिवस था। किसका? ICAR का। इस दिवस पर दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। तो ऐसे किसान, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ नवाचार किया है, कुछ अभिनव पहल की है, कुछ इनोवेशन किया है कृषि के क्षेत्र में, उनको सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया ICAR के माध्यम से। इसमें पुरस्कार मिला इनको, सुरेंद्र अवाना को, जो कहाँ के हैं? जयपुर के। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा भी कई योजनाओं में इनको पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ये ऐसे किसान हैं जो लगातार कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। उसके लिए इनको राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी पहले भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले 2022 में फर्स्ट रनर अप रही राजस्थान की महिला कौन है? फर्स्ट रनर अप मतलब क्या होता है? एक होता है विनर, विनर के बाद जो उप विजेता होता है उसको कहते हैं रनर अप, और फिर जो उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है वो सेकंड रनर अप। तो जो फर्स्ट राजस्थान की जो खिलाड़ी हैं, या खिलाड़ी क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं जो फर्स्ट रनर अप रही, वो कौन है? मुकुल चौधरी, रुबल शेखावत, सिनाता चौहान या शिनी सेठी। तो ये तीन तो इस ही प्रतियोगिता के प्रतिभागी थे, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। मुकुल चौधरी ये राजस्थान के जो IPS ऑफिसर हैं पंकज चौधरी, उनकी ये पत्नी है। और ये कुछ टाइम पहले चर्चा में रही थी कि जो ऐसे कुछ मजदूर हैं जो अभी गटर में उतर के गटर को साफ करते हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए उसके बाद जो श्रमिक हैं या जो मजदूर हैं उनका डायरेक्ट उसमें उतरना बंद हुआ। तो मुकुल चौधरी इस चीज़ से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इसी चीज़ से संबंधित हैं कि जैसे शिनी सेठी ये इस प्रतियोगिता की रही थी विजेता, और ये कहाँ की हैं? ये हैं कर्नाटक। फर्स्ट रनर अप जो इसका उत्तर है वो है रुबल शेखावत, ये उपविजेता रही, तो ये तो राजस्थान की है ही, हमें पता ही है। सिनाता चौहान ये सेकंड रनर अप यानी कि थर्ड पोजीशन पर रही, सेकंड रनर अप, और ये कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। प्रतियोगिता का नाम क्या था? मिस इंडिया 2022 वाला। अब फाइनल हुआ है तो ग्रैंड फिनाले लिख दिया है, तो मिस इंडिया 2022।
तो राजस्थान से रूबल शेखावत ये रही फर्स्ट रनर अप, यानी कि सेकंड रैंक इनकी रही। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम है पूरा, का कुलपति नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव और प्रोफेसर सुधीर राजीव। इसमें से केवल इनको छोड़ के बाकी तीनों किसी न किसी यूनिवर्सिटी के क्या हैं, कुलपति हैं। जैसे कि डॉक्टर सुधीर भंडारी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो प्रतापनगर जयपुर में है, RUHS हेल्थ डिपार्टमेंट को जो देखती है, उस यूनिवर्सिटी के ये कुलपति बनाए गए हैं। पहले ये कौन थे? तो पहले ये SMS में प्रोफेसर थे, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पहले प्रोफेसर थे। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कुलपति बनाए गए कौन? डॉक्टर सुधीर भंडारी। केवल आप क्वेश्चन का आंसर याद ना रखें, बाकी ऑप्शन भी जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखें। डॉक्टर सुधीर भंडारी अब क्या है? RUHS के कुलपति। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव, ये हमने पहले पढ़े थे, ये जोधपुर में जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी JNVU, उसके ये कुलपति नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन का उत्तर क्या है? प्रोफेसर सुधीर राजीव। ये कौन से? ये ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो है उसके अब कुलपति बनाए गए हैं। तो ये जो कुलपति होते हैं इनके लिए जो कार्यकाल रखा गया है या तो 3 वर्ष तक, या फिर जो इनकी आयु अगर 70 वर्ष हो जाए तब तक। दोनों में से कोई सी भी चीज़ पहले हो जाएगी तो वहीं इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर 3 वर्ष समाप्त कर लिए किसी ने, लेकिन उनकी आयु 70 वर्ष की नहीं हुई है, तब भी उनका कार्यकाल समाप्त। और किसी ने ज्वाइन करने के 1-1.5 साल बाद ही वो 70 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, तब भी उनका कार्यकाल समाप्त। यानी कि दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाती है तभी कार्यकाल इनका समाप्त मान लिया जाएगा। तो कार्यकाल से मुझे याद आ रहा है सबसे पहले वाला क्वेश्चन, नहीं पहला नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें हमने कौन पढ़ा था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनका भी कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष तक कार्यकाल, या आयु कितनी? 65 वर्ष। मतलब टाइम पीरियड तो 5 साल तक रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही अगर 65 वर्ष के हो गए तब भी इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। तो 5 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष अधिकतम आयु। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा? 8वां, जिसमें ये तीनों ऑप्शन हमने समझ लिए। और ये हैं जो डॉक्टर S.N. धौलपुरिया, ये किससे संबंधित है? जो तो तंबाकू रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई है नेशनल लेवल की, जो तंबाकू कंट्रोल बोर्ड है, उसमें इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर S.N. धौलपुरिया तंबाकू से रिलेटेड, जो शॉर्ट में केवल मैं तंबाकू नियंत्रण लिख रहा हूँ, तंबाकू नियंत्रण जो समिति है केंद्र सरकार की या सेंट्रल लेवल की, उनका इनको सदस्य बनाया गया है। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बीना मीणा, जिन्हें हाल ही में नासा में वैज्ञानिक पद पर चयनित किया गया, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन देखें आप एक बार, 4 जिले आपको दिए गए हैं। एक है जयपुर, दौसा, अजमेर या करौली। नाम क्या है? डॉक्टर बीना मीणा, नासा में वैज्ञानिक हैं। कौन से जिले से हैं? ये है दौसा। दौसा जिला, तहसील कौन सी है? तो सिकराय। सिकराय तहसील में इनका गांव है कोरड़ा। यहाँ से हैं ये, और अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। अभी इनको नासा में वैज्ञानिक पद पर चयनित किया गया है। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं नहीं। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक शर्मा, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास यानी कि दर्रा, कौन सा? उमलिंग ला की चढ़ाई साइकिल से की, और ये साइकिल भी कैसी थी? बिना गियर वाली साइकिल थी। साइकिल से तय की, और ये राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? सीकर, झुंझुनू, अलवर या धौलपुर? तो इसका उत्तर है सीकर। सीकर जिले का कौन सा गांव? तो मऊ गांव है इनका। साइकिल में खास बात है कि ये कैसी साइकिल है? बिना गियर वाली। पहले भी लोग गए हैं लेकिन वो गियर वाली साइकिल के साथ गए हैं। ये बिना गियर वाली साइकिल से जाने वाले अभी तक शायद पहले राजस्थानी हैं, ऐसी मतलब ऐसा दावा किया जा रहा है कि पहले राजस्थानी हैं जो इस दर्रे में बिना गियर वाली साइकिल से पहुंचे हैं।
दर्रा लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो ये लगभग 19,024 फीट ऊंचाई पर है उमलिंग ला। इसके साथ ही आज के 10 क्वेश्चन है वो तो समाप्त हुए, और इसके साथ ही थर्ड मैगजीन का जो थर्ड चैप्टर है यानी कि नियुक्तियां या प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियां, वो भी यहाँ समाप्त होता है। अब कल वाली जो पुरानी क्लास थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के कोटला में किया गया। 3 दिवसीय था, 27 से 29 सितंबर। 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म, इसीलिए। और आयोजन कहाँ हुआ? कोटला जो उदयपुर में है। फिर इधर पर्यटन विभाग द्वारा एक और आयोजन लगभग इसी डेट को यानी कि 27 और 28 को किया गया, जो इसका नाम क्या था? आभानेरी उत्सव। आभानेरी दौसा में है। एक चीज़ यहाँ चांद बावड़ी है। मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ एक मंदिर और है, और वो कौन सा मंदिर है? ज़्यादातर लोगों ने क्या, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, केवल एक ने जो कमेंट किया है लेकिन कमेंट में गलत आंसर दिया है, और उन्होंने आंसर दिया है कि सास बहू मंदिर। तो सास बहू मंदिर इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है हर्षद माता मंदिर, जो आप लोगों ने सही जवाब दिया है। हर्षद माता या हर्षद माता भी लिखा मिलता है, दोनों ही शब्द मिलते हैं। हर्षद माता मंदिर ये मूलतः एक विष्णु मंदिर था, जो कि महमूद गजनवी द्वारा 11वीं शताब्दी में इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट भ्रष्ट किया गया। जिन्होंने सास बहू मंदिर आंसर दिया है वो शायद इस चीज़ से भ्रमित हुए कि विष्णु मंदिर बात की जा रही है, वो उदयपुर में है। उदयपुर के नागदा जो गाँव है, सास बहू मंदिर, उसमें भी अलग एक कहानी है कि सास ने विष्णु का मंदिर बनाया, बहू ने शेषनाग का मंदिर बनवाया। या कुछ लोग कहते हैं कि ये सहस्त्र बहू मंदिर था, जिसका नाम बाद में चेंज हो के सास बहू हो गया। उसमें अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन यहाँ इसका उत्तर क्या है? आभानेरी में जो मंदिर है वो है हर्षद माता मंदिर, जो मूलतः विष्णु मंदिर था। और आभानेरी में हुआ था आभानेरी उत्सव, जो कब? 27 और 28 सितंबर को। 27 सितंबर को रखने का कारण था, इस दिन होता है विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सीधा सा आंसर था किन तीनों के द्वारा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें बतानी नहीं थी। तीन कौन कौन? एक तो राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि ECS, और फिर था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। और ये आयोजन किसके लिए किया गया? ये स्टार्टअप या उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। अगला प्रश्न था राजीव का द्वारा राजस्थान की ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को राज सखी ब्रांड के नाम से ऑनलाइन बेचने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ करार किया गया? तो ये संस्था है अमेजॉन। अच्छा, मैंने पूछा था अमेजॉन शब्द का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अलग अलग तरह के आंसर आए। कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने एकदम ही अलग ही तरह का कुछ जवाब दिया है। इसका उत्तर यही होता है, जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैंने जो पढ़ा है वो भी पूरी तरह सही ना हो। मैंने ये पढ़ा है योद्धा स्त्री, क्योंकि जब मैंने पहली बार अमेजॉन शब्द सुना था तो मैंने भी सर्च किया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो मुझे मिला वो होता है योद्धा स्त्री। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि अमेजन सर जंगल है, अमेजन नदी है। ये बात तो सही है, अमेजन जंगल भी है, अमेजन नदी भी है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ अमेजन शब्द का मतलब क्या है। तो शब्द का मतलब जितना मुझे पता है वो है योद्धा स्त्री, और इस क्वेश्चन का उत्तर अमेजन ही था। इस पर महिलाओं के जो उत्पाद हैं, जो हस्तशिल्प हैं, वो बेचे जाएंगे, जैसे ब्लू पोल्ट्री, लेदर प्रोडक्ट, या और भी बहुत सारे जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं महिलाओं द्वारा, ग्रामीण महिलाओं द्वारा, उनको एक मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक तरह से वैश्विक पहुंच उनकी की जाएगी अमेजॉन के द्वारा। ब्रांड का नाम जरूर याद रखें, राज सखी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कुल कितने शहरों से गुजरेगी? तो कुल 4 शहरों से गुजरेगी, और कुल 6 शहरों में इसके मेंटेनेंस के डिपो बनाए जाएंगे। जिन 4 शहरों से गुजरेगी वो कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। वन्यजीव सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 2 से 8 अक्टूबर 2022। इसके साथ ही मैंने कहा था कि एक चीज़ और याद रखें, गांधी जयंती, और गांधी जयंती से ही आपको याद आ जाएगा गांधी सप्ताह। तो ये सेम डेट को है, यानी कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ गांधी सप्ताह भी, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, तब वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत अर्धकुशल श्रमिकों यानी कि मेट की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर
कितने रुपए कर दी गई है। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि बजट में ये हुआ, इतने दिन का रोजगार फिर बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दे दिया गया, योजना बना दी गई मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 3 जनजाति और चौथे विशेष योग्यजन, यानी कि सहरिया, कथौड़ी, खैरवा और विशेष योग्यजन, इनको 100 अतिरिक्त दिन का दे दिया गया, मतलब कुल हो गया 200 दिन का। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कमेंट्स में आप लोगों ने कहा है कि इसको आप चेक करो, इसमें हमने पढ़ा है कहीं कि 271 रुपये है। आप में से किसी एक ने कमेंट करके वो डेट और वो मंथ भी बताया है कि फरवरी 2022 तक ये अपडेट है। आपने वो जहाँ भी पढ़ा है, जहाँ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई, मैं आपके उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी पढ़ा है वहाँ आप 2 चीज़ें चेक करें। पहली तो वहाँ महात्मा गांधी नरेगा लिखा हुआ है क्या, महात्मा गांधी नरेगा लिखा हुआ है क्या, और दूसरा मेट यानी कि अर्ध कुशल श्रमिक लिखा हुआ है क्या। अगर ये दोनों चीज़ भी वहाँ लिखी हुई हैं और राजस्थान भी लिखा हुआ है, राज्य सरकार, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा योजना है, राज्य सरकार है, और अर्ध कुशल यानी कि मेट जो श्रमिक हैं उनकी दैनिक मजदूरी की बात की जा रही है, और वो अगर 240 है या 240 के अलावा 271 लिखा हुआ है, तब आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, उनका ट्वीट है। और ये ट्वीट कब का है? 4 सितंबर 2022। 4 सितंबर 2022 को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है क्या, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट, यही अर्धकुशल श्रमिक है, मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, और प्रदेश में कार्यरत मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसी में उन्होंने दूसरा एक और ट्वीट किया है कि मंजूरी से वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी दर 235 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर 240 रुपये कर दी गई है। ट्वीट किसका है? अकाउंट वेरीफाइड है, 4 सितंबर 2022 का है, और 235 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। अगर 4 सितंबर के बाद का कोई आपके पास अपडेट है और उसमें ये तीनों चीज़ आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, मेट यानी कि अर्धकुशल श्रमिक, और राजस्थान की बात हो रही है, तब भी अगर वहाँ 271 लिखा हुआ है, तब वो जानकारी आप एक बार मेरे को ज़रूर दें, ताकि हम वापस कंफर्म कर सकें अभी तक ये जानकारी सही है। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर बताया गया कि जो अर्धकुशल श्रमिक हैं वो सही आंसर है। पहले 235 था, अब 240 कर दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने बोला है कि हमने 271 पढ़ा है। तो आप ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करें और मुझे वापस कमेंट करके बताएं, हम दोबारा से चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार यानी कि कॉन्फेड के उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस नाम से उपलब्ध होंगे? राजसखी, उपहार, मधुसखी या राजमित्र? तो ये किस नाम से होंगे? उपहार नाम से। इसमें जैसे कि मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह वो सब बेचे जाएंगे। और राजीविका का उत्पाद है राजसखी। मधुसखी मैंने बताया ये झालावाड़ का शहद है, झालावाड़ मधुसखी ये इस नाम से बेचा जा रहा है। इस प्रोग्राम को पहले चरण में शुरू किया जाएगा जयपुर में, और बाकी अगले चरण में शेष सभी जिलों में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश की थल सेना के साथ भारतीय थल सेना ने अल नजह नाम से सैन्य अभ्यास संपन्न किया? तो ये थी ओमान की थल सेना, जो कब हुआ? ये चौथा एडिशन था थल सेना का, अगस्त 2022 में हुआ। वायुसेना के साथ अभी ईस्टर्न ब्रिज 6 हुआ फरवरी 2022 जोधपुर में। और नौसेना के साथ जो मैं नाम एक बार भूल गया था, नाम क्या है? नसीम अल बहर या एक्सरसाइज सी ब्रिज, एक्सरसाइज सी ब्रिज, BREEZ है ये, एक्सरसाइज सी ब्रिज। ये अभी अभी संपन्न हुआ है, यानी कि नवंबर में ही। और नवंबर में जो संपन्न हुआ वो 13वां एडिशन 13 नौसेना के साथ। क्लियर हुई? तो मतलब जो ओमान की जो सेनाएं हैं, तीनों अंग हैं, उनके साथ हमारी सेना के तीनों अंगों के साथ अभ्यास अलग अलग नाम से जाना जाता है। थल सेना के साथ अल नजा, वायुसेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज, और नौसेना के साथ नसीम अल बहर या एक्सरसाइज सी ब्रिज। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में अनुसूचित जाति विकास कोष से ऋण की प्रक्रिया हेतु अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया। अनुसूचित जाति विकास कोष हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बजट 2021-22 में ये थे 100 करोड़ रुपए, जिसको बजट 2022-23 में बढ़ा के कर दिया गया 500 करोड़। इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, 200 करोड़ रुपए रोजगार और कृषि पर, 150 करोड़ शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पर और 150 करोड़ आधारभूत संरचना पर। अगला प्रश्न था कि लगभग 2.5 वर्ष बाद 12 अक्टूबर 2022 से पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है वो शुरू हो रही है। इस ट्रेन का संचालन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत होगा? इसका उत्तर है भारत गौरव ट्रेन के लिए निर्धारित पीपीपी मोड पर, प्राइवेट पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर। 56:44 में पहले लाभ बढ़ता था किस किस के बीच में? भारतीय रेल और IRCTC। अब इसके तहत नहीं होगा। अब भारत गौरव ट्रेन के लिए बनी जो नीति है उसमें पीपीपी मोड के आधार पर इसका क्रियान्वयन होगा। मैंने यहाँ एक चीज़ और लिखी थी, जैसे ये 2.5 वर्ष बाद शुरू हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इस बार 9 वर्ष बाद हुआ था थार महोत्सव बाड़मेर में, तो मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लिया गया। तो ऐसी चीज़ें बार बार आती हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन तो यहाँ समाप्त हुए। और लास्ट में जो जानकारी आप लोगों के लिए, करंट अफेयर्स का कंटेंट अगर आप एक ही जगह से एक ही बुक से सारा पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए अब जो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बीच में कोई वॉल्यूम नहीं मिला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं सारे वॉल्यूम्स को एक साथ समराइज करके इसमें ऐड कर दिया गया है। किसी ने मेरे से ये भी पूछा है कि क्या इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, पहले जो मिस्टेक्स थी वो ठीक कर दी गई हैं? तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक की गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मानवीय चूक तो हमेशा रह जाती है। 100% एकदम से परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन हमें अगर कोई चूक मिलेगी जैसे तो हम क्लास के थ्रू उसको यहाँ ठीक कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी से हम भी चल रहे हैं, साथ साथ हम पढ़ते हुए चल ही रहे हैं। तो मुझे कुछ यहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है या ये मिसिंग है। और अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो हम कमेंट्स में आप देते ही हैं उसको लिख के, और हम अगले दिन उसको कोशिश करते हैं सुधारने की। इसलिए काफ़ी चीज़ें इसमें से रिफाइंड हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में धीरे धीरे और होती जाएंगी, क्योंकि इतने सारे लोग आप लोग देखते हो तो कई बार कुछ चीज़ हमसे चूक जाती है तो वो लोग आप पकड़ पाते हो। तो इससे धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुए हैं। तो आप लेना चाहें अगर तो वेबसाइट पर भी है, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तब भी आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा वहाँ। और कलाम अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कलाम पब्लिकेशन वाली, वहाँ भी आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो पहले जो लोग इसलिए परेशान हो रहे थे कि हमारे शहर में नहीं मिल रही है, तो वो ऑनलाइन ले लें। अगर उनको चाहिए या लेनी है वो कंसीडर इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त यहीं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।